नमस्ते और स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 है और भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक परेड नहीं है, बल्कि ये देश की आज की कहानी है। और इस साल की कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ है हाइपरसोनिक मिसाइलें, रोबोटिक डॉग्स और भविष्य की तकनीक, और दूसरी तरफ इस पूरी परेड की थीम है एक ऐसा गीत जो आज से ठीक 150 साल पहले लिखा गया था, वंदे मातरम। तो सवाल ये है कि 2026 का भारत अपने भविष्य के उड़ान के लिए 1875 में लिखे गए एक गीत से प्रेरणा क्यों ले रहा है? हमारे पास बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए इस कनेक्शन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये दोनों बातें, एक गौरवशाली अतीत और एक महत्वाकांक्षी भविष्य, एक साथ कैसे चल रही हैं। ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्या इन दोनों में कोई विरोधाभास है, या ये गीत आज भी उस तकनीकी छलांग के लिए एक तरह का इमोशनल फ्यूल है? आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक गीत का जश्न एक भव्य परेड के साथ जुड़कर भारत की डिप्लोमेसी, आत्मनिर्भरता और इंडिया एट 2047 के विजन के बारे में एक बहुत गहरी कहानी बताता है। बिल्कुल। तो चलिए परेड से ही शुरू करते हैं। इस साल मुख्य अतिथि के तौर पर किसी एक देश के नेता नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ का नेतृत्व मौजूद है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा। ये पहली बार है कि ईयू के टॉप लीडर्स को एक साथ बुलाया गया है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट लगता है ना? हाँ, और ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं है। ये भारत की विदेश नीति में एक सोची समझी चाल है। आज की दुनिया में जहां व्यापार और सुरक्षा के नियम बदल रहे हैं, किसी एक देश के बजाय पूरे आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक को बुलाना ये दिखाता है कि भारत अब यूरोप के साथ एक गहरी, एक रणनीतिक साझेदारी चाहता है। मतलब ये सिर्फ दोस्ती नहीं। नहीं, ये भविष्य के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाने का संकेत है। मेहमानों का चुनाव अब एक कूटनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। और इसी बिसात पर भारत अपने सबसे मजबूत मोहरे भी दिखा रहा है। परेड में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ है। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुई और इस बार सलामी भी स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय सेना के बैटल एरे फॉर्मेट की हो रही है। ये बैटल एरे फॉर्मेट आखिर है क्या? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं जी। अब तक हम परेड में टैंकों और सैनिकों को एक सीधी लाइन में मार्च करते देखते थे। जी। बैटल एरे फॉर्मेट का मतलब है कि वे अब युद्ध के मैदान की तरह एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब एक साथ मिलकर। हाँ, मतलब T-90, भीष्म टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी MBT के साथ साथ अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, और यहाँ तक कि रोबोटिक डॉग्स और स्वॉर्म ड्रोन्स, ये सब एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हुए दिख रहे हैं। वाह। ये सिर्फ परेड नहीं, बल्कि भारत की नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता का एक तरह से लाइव डेमो है। स्वॉर्म ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग्स, मतलब हम सच में भविष्य की लड़ाइयों की बात कर रहे हैं। और मैंने सुना है DRDO की एक नई मिसाइल भी है जो सबका ध्यान खींच रही है। LR एशिम, कुछ ऐसा ही नाम है। बिल्कुल। DRDO यानी हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जिसे LR एशिम कहते हैं, उसका प्रदर्शन किया है। और इसकी खासियत है इसकी रफ्तार। कितनी तेज है ये? ये मैक 10 की हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकती है। मैक 10? हाँ, इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। ओह। ऐसी गति पर किसी भी मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये स्वदेशी तोप से सलामी, रोबोटिक डॉग्स और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये सब मिलकर सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं दिखा रहे हैं। ये विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने जैसा है। ये दुनिया को संदेश है कि भारत अब रक्षा तकनीक का सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है। तो एक तरफ ये आधुनिक आत्मनिर्भरता है और इस सब के केंद्र में जो थीम है वो हमें सीधे इतिहास में ले जाती है। वंदे मातरम के 150 साल। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा नहीं लग रहा है ना? ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। बिल्कुल, ये सिर्फ थीम नहीं, बल्कि एक नैरेटिव, एक कहानी सेट करने की कोशिश है। कर्तव्य पथ पर लगभग 2500 कलाकार स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र विकसित भारत की थीम पर परफॉर्म कर रहे हैं। स्वतंत्रता का मंत्र और समृद्धि का मंत्र? हाँ, ये दोनों जुमले एक साथ रखे गए हैं।
ये बताने की कोशिश है कि जिस भावना ने हमें आज़ादी दिलाई, वही भावना हमें समृद्धि भी दिलाएगी। और इसे भव्य बनाने के लिए ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरवानी जी, और एक्टर अनुपम खेर को नरेटर के तौर पर जोड़ा गया है। ये एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की पूरी कोशिश है। लेकिन वंदे मातरम की कहानी शुरू कहाँ से हुई? हम सबने से सुना है, गाया है, पर इसका जन्म कैसे हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में कविता के रूप में रचा था। ये पहली बार उनके साहित्यिक जर्नल बंगदर्शन में छपी। अच्छा, तो पहले सिर्फ एक कविता थी? हाँ, उस समय ये सिर्फ एक कविता थी, लेकिन 7 साल बाद 1882 में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, और यहाँ से इसका रूप पूरी तरह बदल गया। कैसे? उपन्यास के किरदार, जिन्हें संतान कहा जाता था, वो अपनी मातृभूमि को देवी मानकर पूजते थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति के धर्म का मूल मंत्र था। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक उपन्यास ने एक कविता को एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना दिया। लेकिन इसे आम जनता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा? इसमें सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपनी धुन में गाया, कि भावनात्मक शक्ति को पहचाना। उनके गाने से इस गीत को एक नई वैधता और लोकप्रियता मिली। मतलब एक लेजेंड ने लिखा और दूसरे ने उसे आवाज दी? हाँ, बिल्कुल। एक साहित्यकार का लिखा गीत दूसरे महान साहित्यकार की आवाज पाकर पूरे देश की कल्पना पर छाने लगा। तो एक कविता से उपन्यास का हिस्सा बनकर और फिर कांग्रेस के मंच से गाया जाकर ये गीत धीरे धीरे एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। और फिर आया 1905। हाँ, बंगाल का विभाजन। हाँ, मुझे लगता है यहीं से इस गीत ने एक नारे की शक्ल ले ली। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में जब कलकत्ता में एक विशाल रैली हुई, तो वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। ये वो पल था जब ये गीत किताबों और साहित्यिक मंचों से निकलकर सड़कों पर आ गया। ये प्रतिरोध की आवाज बन गया। इसके बाद तो ये हर जगह फैल गया। 1906 में बारीसाल, जो अब बांग्लादेश में है, वहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने वंदे मातरम के झंडे लेकर जुलूस निकाला। दोनों ने? जी हाँ, दोनों ने। ये उस समय की एकता का प्रतीक था। तो इस गीत की असली ताकत क्या थी? ऐसा क्या था इसमें कि अंग्रेज सरकार इससे इतना डर गई? मतलब भारत को माँ के रूप में देखने की परंपरा तो शायद पहले से ही थी, है ना? फिर इस गीत ने ऐसा क्या अलग कर दिया? बेहतरीन सवाल। परंपरा तो थी, लेकिन बंकिम चंद्र ने उस भावना को एक राजनीतिक और आप कह सकते हैं एक आध्यात्मिक पहचान दी। उन्होंने भारत को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती देवी, माँ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी रक्षा करना हर संतान का धर्म है। तो देशभक्ति को भक्ति का रूप दे दिया। बिल्कुल। अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं रही, बल्कि अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने का एक पवित्र कर्तव्य बन गई। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था। और इसी विचार से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई होगी, जाहिर है। बिल्कुल। वो इस गीत की भावनात्मक शक्ति को समझ गए थे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में इसे गाने पर पाबंदी लगा दी। रंगपुर में 200 छात्रों पर सिर्फ ये नारा लगाने के लिए जुर्माना लगाया गया। सिर्फ नारा लगाने पर? हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, दमन ने इस गीत को और भी ताकतवर बना दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि अवज्ञा और साहस का प्रतीक बन गया। क्रांतिकारियों के लिए तो ये अंतिम शब्द बन गए। जैसे मैडम भीकाजी कामा? हाँ, 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जब जर्मनी में भारत का झंडा फहराया, तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। और 1909 में जब मदनलाल ढींगरा को फांसी दी गई, तो उनके आखिरी शब्द भी यही थे। श्री अरबिंदो ने तो इसे एक आध्यात्मिक शक्ति कहा था, जो सोई हुई चेतना को जगा सकती है। तो ये गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। अब इसे 26 जनवरी की तारीख से जोड़ते हैं। इन दोनों का रिश्ता कैसे बना? इसका जवाब हमें मिलता है दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ, यानी पूरी आजादी। हाँ, अब हमें ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आधा अधूरा शासन नहीं, बल्कि पूरी आजादी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और कांग्रेस ने देश से अपील की कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। सही कहा। और अगले 17 सालों तक, जब तक हमें 15 अगस्त 1947 को असल में आजादी नहीं मिली, 26 जनवरी ही हमारा प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस था। अच्छा। लोग इस दिन तिरंगा फहराते थे, जुलूस निकालते थे और वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो 26 जनवरी की तारीख पूर्ण स्वराज के संकल्प
और वंदे मातरम की भावना से गहराई से जुड़ गई। तो जब आज़ादी 15 अगस्त को मिली, तो 26 जनवरी का क्या हुआ? इस तारीख को क्यों नहीं भुलाया गया? देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो वो तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने चुनी थी। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में 26 जनवरी की एक खास जगह थी। इसलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तब भी हमारे नेताओं ने उसे तुरंत लागू नहीं किया। अच्छा, उन्होंने जानबूझकर 2 महीने इंतजार किया। ताकि उसे 26 जनवरी को लागू किया जा सके। वाह, ये तो बहुत सोचा समझा फैसला था। हाँ, उन्होंने 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी ताकि पूर्ण स्वराज के संकल्प के उस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। कमाल है। इस तरह आज़ादी के संकल्प का दिन हमारे संविधान के लागू होने का दिन, यानी हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। और इसी कहानी में वंदे मातरम की भी भूमिका तय हुई। वो कैसे? संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम, जिसने आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के बराबर का दर्जा दिया जाएगा और ये भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। 2026 की परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल और वंदे मातरम का जश्न कोई विरोधाभास नहीं है। ये दरअसल एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। बिल्कुल। जैसे वंदे मातरम ने राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए एक भावना जगाई, वैसे ही ये स्वदेशी हथियार, तकनीकी और रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से जुड़ा है। यह परेड अतीत के संघर्षों को इंडिया एट 2047 के भविष्य के सपनों से जोड़ने का एक प्रयास है। संदेश ये है कि जिस माँ की वंदना 100 साल पहले की गई थी, आज उसी माँ को दुनिया में एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का समय है। तो 2026 का गणतंत्र दिवस सिर्फ एक सालाना जलसा नहीं है, यह 150 साल पुरानी एक भावना का नवीनीकरण है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर साल भर कई कार्यक्रम कर रही है। पैनल चर्चा, वृक्षारोपण अभियान और एक वैश्विक संगीत समारोह। सोचने वाली बात यह है कि 150 साल बाद एक गीत जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक था, आज की दुनिया में एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर जुड़े भारत के लिए क्या मायने रखता है। जब देश 2047 के बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है, तो क्या ये गीत सिर्फ अतीत का गौरवगान बनकर रह जाएगा, या ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी किसी नए संकल्प की प्रेरणा बन सकता है?